वो सच जिसे अंधेरों में दफन रखा गया था। जी हाँ, कुछ कहानियाँ आंखों के सामने खुलती हैं और कुछ खामोश अंधेरों में अपना खेल खेलती हैं। लेकिन सच की एक ही खासियत होती है, चाहे उसको जितना दबाओ वो फटकर बाहर आ ही जाता है। और जब वो आता है तो ऐसे आता है जैसे झूठ की हर दीवार को वह धूल बनाकर उड़ा देता है। चैप्टर 1, सन्नाटे से शुरू हुआ खेल। साल 2019 शेयर होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन में एक नई संरचना खड़ी हुई। एक ऐसी ताकत जो सिस्टम की नसों में घुसकर खेल बदलने वाली थी। लेकिन इसी बदलाव की आड़ में एक धड़ा जो अपनी पुरानी हारों की राख पर अब भी सुलग रहा था, खामोशी की वोट में अपना अगला वार बेहद सटीक, बेहद घातक तैयार कर रहा था। हर चुनाव में हार, बार बार हार, और अब एक नया रास्ता बदले का। शिकायतें, आरोप, एफआईआर की धमकी, सब शुरू हुआ एक ठंडे प्लान्ड तरीके से। पुलिस ने पहले साफ मना कर दिया, कोई आधार नहीं है, ये सिर्फ अंदरूनी सियासत है। लेकिन जब खेल कोर्ट तक गया तो तस्वीर बदल गई। कोर्ट का आदेश आया, एफआईआर रजिस्टर करो, चाहे कोई सबूत हो या ना हो। और फिर जो होना था वो हुआ। एक ऐसी एफआईआर दर्ज हुई जिसका सच अभी सिर्फ परछाइयों में छिपा है। चैप्टर 2, उलझा हुआ था ईडी केस। ईडी का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं बड़ा मामला होगा, पर इस केस की सच्चाई केस से भी ज्यादा छोटी थी। फाउंडर्स पैनल के कुछ लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचे और एड पर एफआईआर भेजने का दबाव बनाया। न कोई नई जांच, न कोई सबूत। एफआईआर में जो आरोप है उसकी जांच होनी है। जांच होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होगी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट निर्णय लेगा कि आरोप सच है या झूठे। अभी इन आरोपों को सिद्ध कर देना गलत है, लेकिन कानून कहता है सबूत के बिना अपराध साबित नहीं होता, और यहाँ सबूत था ही नहीं। चैप्टर 3, जब आरबीआई ने फाइल खोली, सच सामने आ गया। 5 डायरेक्टर्स, एक शिकायत और सबूत 0। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आमतौर पर लोग देखना बंद कर देते हैं। इस बार केस पहुंचा आरबीआई की मेज पर, वो मेज जहां शोर नहीं, वहां का सिस्टम बोलता है। आरबीआई ने फाइल खोली, पन्ना पन्ना पढ़ा। दबाव से नहीं बल्कि यहाँ डेटा से फैसला किया जाता है। और फिर सच धीरे धीरे बाहर आया, जैसे अंधेरे कमरे में टॉर्च की रोशनी फैलती है। चेयरमैन रमेश कुमार बंग को मिला क्लीन चिट। एमडी उमेश चंद असावा पर भी कोई एक्शन नहीं, केवल सीनियर वाइस चेयरमैन पुरुषोत्तम दास मांधना पर लिया गया एक्शन। रीजन बी क्लियर, आरबीआई गाइडलाइन वायोलेशन, ना कि कोई फ्रॉड, नहीं कोई क्रिमिनल इंटेंट, बैंक भी सुरक्षित, नहीं कोई धोखाधड़ी हुई, कहीं गबन का नाम तक नहीं, और कहीं भी लाल झंडी नहीं। मामला जितना बड़ा बताया गया, वास्तविकता उतनी ही छोटी थी। आरबीआई ने साफ लिखा, ये कोई क्राइम नहीं, कोई स्कैम नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज वाली साजिश नहीं, सिर्फ गवर्नेंस कंप्लायंस का एक मामूली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, जैसा हर संस्थान में कभी न कभी सामान्य रूप से होता है। लेकिन यहाँ इस मामूली बात को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। चैप्टर 4, फर्जी फ्रॉड की कहानी। यहाँ ऐसे लांछन लगाए गए कि बस पूछो मत। 300 करोड़ के फ्रॉड में कहानी बड़ी थी, पर सबूत गायब था। सवाल सीधा था, अगर फ्रॉड हुआ तो रिपोर्ट कहाँ है, सबूत कहाँ है? आरबीआई का नाम फाइल में दिख क्यों नहीं रहा है? हर साल की एनुअल रिपोर्ट में एक ही लाइन, एक ही शब्द, एक ही सच लिखा मिलता है, नो फ्रॉड, नो फ्रॉड, नो फ्रॉड। सिर्फ बैंक नहीं, हाई कोर्ट के स्पेशल ऑफिसर ने भी फाइलों की धूल झाड़ी, हर एंट्री देखी और फिर सख्त लहजे में कहा, नो फ्रॉड हैपेंड,
तो फिर 300 करोड़ का फ्रॉड कहां से आया? किसने उछाला? क्यों उछाला? ये फ्रॉड नहीं बल्कि एक फ्रॉड कहानी थी, एक बनाया हुआ नैरेटिव, एक ऐसा भ्रम जिसे हवा दी गई ताकि असली सच धुंध की परतों में खो जाए। कानून की नजर में, कागजों की गवाही में, जांच अधिकारियों की रिपोर्ट में फ्रॉड कहीं था ही नहीं, पर कहानी ऐसी लिखी गई मानो पूरा तंत्र डूब गया हो। ये फ्रॉड नहीं बल्कि एक फ्रॉड कहानी थी, एक बनाया हुआ नैरेटिव, एक ऐसा भ्रम जिसे हवा दी गई ताकि असली सच धुंध की परतों में खो जाए। चैप्टर 5। जिन पर सबसे ज्यादा वार हुए वो श्री रमेश कुमार बंग ही सबसे ज्यादा पाक साफ निकले। इन सारी मनगढ़ंत कहानियों का सबसे बड़ा शिकार कौन था? एक नाम जो इन आरोपों की आंधी में सबसे ज्यादा चोटिल हुआ और वो पाक दामन निकले। श्री रमेश कुमार बंग एक ऐसा चेयरमैन जिसकी पहचान थी ईमानदारी, अनुशासन और सीधी बात करने वाला। वो ऐसा नेता है जो गलत देखकर चुप नहीं रहता था और कुछ लोगों को उनकी यह साफगोई छवि कड़वी लगी जैसे जहर। उसके बाद ऐसा खेल शुरू हुआ जो सोशल मीडिया की अंधेरी गलियों में झूठी पोस्टें गढ़ी गईं, गलत जानकारी फैलाई गई, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया और एक आदमी की छवि पर बिना वजह की कालिख पोती गई। ये हमला किसी गलती पर नहीं था बल्कि ये हमला उनके चरित्र पर था। लेकिन जब मामला अधिकारियों की टेबल तक पहुंचा, जब फाइलें खुली, जब सच्चाई की जांच हुई, तो तस्वीर बिल्कुल उलट थी। आरबीआई के आधिकारिक ऑर्डर में उन पर कोई कार्यवाही नहीं की। स्पष्ट शब्दों में लिखा था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। Therefore, having regard to all the facts and circumstances stated herein above and the undertaking tendered by Shri Ramesh Kumar Bung to remain cautious in future, the Reserve Bank of India is of the considered view that it would not be necessary to proceed further against him under the provisions of Section 36AA read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 with the fervent hope that he will. उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। जो पोस्ट फैलाई गईं, वो पूरी तरह भ्रामक, मनगढ़ंत और मानहानिकारक थीं। सच आखिरकार सच ही होता है। वो आरोपी नहीं थे बल्कि वो पीड़ित थे। उनके खिलाफ चली थी एक चुपचाप साजिश, एक इमेज किलिंग ऑपरेशन जिसे जांच ने पल भर में राख कर दिया। ये साजिश सिर्फ रमेश कुमार बंग जी की उत्तम छवि को धूमिल करने की कोशिश थी।